हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जो पहले बनाएगा उसको 20 रुपये का डेयरी मिल्क, जो उसके बाद बनाएगा उसको 10 रुपये का, जो थर्ड नंबर पे बनाएगा उसको लेमन जूस मिलेगा, ठीक है। लेमन जूस नहीं कभी खाई है? हाँ, ट्रेन पे जो मिलता है। क्वेश्चन लिखो। स्क्वायर है जी, जिसके हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे एम मास है, 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 ठीक है, सब एम मास है ना। तो अगर हमको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, एक्सिस का समझो, एक्सिस जो बोल रहा है ना, एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से गुजर रहा है और इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस ऐसे है, ऐसे एक्सिस जो ऐसे है, ध्यान देना। तो एक्सिस इस सेंटर से गुजर रहा है, तो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास लेंगे और इसका एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, तो एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा ना, है ना। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, हर पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट को ए बी सी डी नाम दे देते हैं और सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमको ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब तो पार्टिकल का डिस्टेंस है एक्सिस से। एक्सिस हम यहाँ बना के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्सिस तो इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है ही नहीं। एक्सिस तो ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से गुजर रहा है, तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस ए ओ हो गया, एक्सिस से बी वाले पार्टिकल का डिस्टेंस बी ओ हो गया, ऐसे है। अन्य समझ रही है? हाँ, अच्छा, अब साइड जो है इसका ए है, तो यहाँ से हम अगर मान लो ए बी ए है, बी सी ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकाल सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो रूट 2a हो जाएगा, सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। और AO जो हो जाएगा वो AC का आधा होगा, यानी इतना बाई 2। तो जो AO होगा BO के बराबर होगा, CO सब बराबर होगा, और ये रूट 2a बाई 2 यानी a बाई रूट 2 होगा। ये हो गया। अब अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सिस्टम का, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मास इंटू इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है, a बाई रूट 2 उसका स्क्वायर, a बाई रूट 2 का स्क्वायर, कोई कुछ नहीं, इसी तरह a बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? बढ़िया, a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखो बाकी इसका भी सेम ही आएगा ना, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, क्योंकि सबका मास वही, सबका वही डिस्टेंस। तो 4 बार हमको यही लिखना पड़ेगा, इतना प्लस उतना ही, इतना प्लस इतना, इसलिए सीधे 4 इंटू कर दें। सगुन समझ रही है? तो 2 से इसको काट देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आ गया? ये हो गया। सोच लो कितना भारी चीज है। देखना जी सिचुएशन क्या है, दो स्फेयर है, ध्यान देना, पूरा एकदम भरा हुआ स्फेयर है जी, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है। 2 स्फेयर, एक स्फेयर ये हो गया, दूसरा स्फेयर है, और दोनों जो है वो एक लाइट रॉड, मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। ये ऐसा रॉड है जिसका मास नहीं है, ठीक है। और 2 स्फेयर है, दोनों स्फेयर का मास दिया हुआ है ना, ठीक है, जो दिया हुआ हम फिलहाल तुमको बता दे रहे हैं कि कैसे अप्रोच लेना है, फिर बन जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका जो मोमेंट हमको क्या बोला है कि इन दोनों का जो सेंटर है, इसको कनेक्ट करने वाले इस रॉड का मतलब दे दिया, डिस्टेंस दे दिया ना दोनों सेंटर के बीच का। एक एक्सिस हमको लेना है जो एकदम बीच में है, यहाँ पे एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जी, इस एक्सिस के अबाउट।
ठीक है। हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लो जो बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी, वो एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और, हम 2-3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर सकते हैं, सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बात पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। मान लो ये कोई एक्सिस है और यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट है m1 मास का जिसका इस एक्सिस से डिस्टेंस r1 है सपोज करो, और हम बोले कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, है ना। अच्छा, एक और पार्टिकल है जिसका मास m2 है और उसका एक्सिस से डिस्टेंस r2 है, हम बोले कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट बताओ, तो m2 r2 का स्क्वायर होगा। अच्छा, हम बोलेंगे कि ये दोनों पार्टिकल से जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट बताओ, तो हम दोनों पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, यही तो काम है। अच्छा, समझना एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट हो। सपोज करो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला जा रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, तो हम दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब हम 2-3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तभी ऐड कर पाएंगे जब वो सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट हो। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा एक और बात ध्यान देना, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दो स्फेयर है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, एक ऐसा एक्सिस ले लेते हैं जो इस स्फेयर के डायामीटर के अबाउट है। डायामीटर के अबाउट एक सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फाइव होता है। यस, बढ़िया, क्या बात। तो 2/5 mr² इसका होगा, ठीक है। इसके अबाउट ध्यान देना, ठीक, निकाल लेना मतलब सारा वैल्यू पता है, मास पता है, आर पता है, निकाल लो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायामीटर के अबाउट निकाल सकते हैं। अब डायामीटर और ये वाला एक्सिस पैरेलल है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऑफिस वाला मोबाइल वहीं होगा, टेबल पे नहीं है, चाहे ड्रॉअर में देखिए, कॉपी के अंदर भी देख सकते हैं। ध्यान देना, क्या हम बोले कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो। अब इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के थ्रू। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकल गया, उसी तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, आराम से निकल जाएगा, सेम ही होगा, सेम ही, जो इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालनी है और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, है ना। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज है। सबसे पहले तो तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डायमीटर के अबाउट, जो कि 2/3 mr², 2/5 mr² होता है। वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा, समझ रहा बात को। एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, जिसको ID बोले हैं, प्लस md² लिखना पड़ेगा ना जी। d मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 है क्या, तो ये वाला 25 सेंटीमीटर हो गया ना डिस्टेंस। तो ID हमारा निकल चुका है 4.8 इंटू 10⁻⁻³ md², मास कितना है 1.2, और d कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है ना, तो उसका स्क्वायर 25/100 करेंगे, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर किए हैं 25 4 टाइम्स में, हाँ 25 चौके 100 कट गया, 4 3 12 0.3 हो गया, तो ये आ गया 4.8 इंटू 10⁻³ और प्लस यहाँ पे 25 चौके 100 खत्म, 4 3 12 0.062
ये 0.0 नहीं, ये आएगा। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, हम जब किसी चीज़ को, किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका देखो, ये जब हम इस तरह से किसी भी नंबर को लिखते हैं ना, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में रहता है ये नंबर, ध्यान देना। तो अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 × 10⁻³ है, तो हम इसमें 3 × 10⁻³ या 5 × 10⁻³ ही को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी 5 × 10⁻² को ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे हमको पावर सेम करना पड़ेगा सबसे पहले, यानी इसको भी हमको 10⁻³ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाके हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। इस बात को ध्यान में रखना। तो 4.8 × 10⁻³ लिखें, प्लस देखो अगर हम डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं ना, तो पावर नेगेटिव में आने लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो ये 10,000 है, 10,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ देखना, और लेफ्ट साइड ले जाते हो तो पावर पॉजिटिव में बढ़ता है। मान लो हम डेसिमल 1, 2 लेफ्ट साइड ले जाएं, यानी 100 डेसिमल यहाँ ले जाए तो 100 × 10⁻² लिखेंगे। दोनों का तो बात बराबर हो गया। 100 × 10⁻² लिखें चाहे 10,000 लिखें, बात तो बराबर है। डेसिमल लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव पावर लिखना पड़ेगा, राइट साइड ले जाएंगे तो 10 नेगेटिव पावर लिखना पड़ेगा, है ना। ध्यान देना। तो अगर हम डेसिमल 10⁻³ करना चाहते हैं तो 3 डिजिट, 1, 2, 3 डिजिट ले जाएंगे तो 75 × 10⁻³ लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 79.8 × 10⁻³ हो जाएगा, है ना। अब ये एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आया, दूसरे का भी सेम आएगा, डबल कर देंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाह धन्यवाद। अरे यहाँ चाय ही नहीं मिल पाता है यार। क्या बोला? हाँ, नाउ चाय का ठेला खोल दो यहीं पे, एगो भाड़ा पे ले लो ना थोड़ा सा, एगो एरिया कोचिंग का, एगो कुर्सी और एगो छोटा सा टेबल लगाने के एरिया भाड़ा पे दे देंगे तुमको। हाँ एकदम मेरे ही है। पूरा क्या करेगी तुम? होटल खोलेगी क्या? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम, टेन टू द -3 लिखा हुआ है जी, देख लेना। 2 8 16 2 9 8 159 159.6 × 10⁻³ ऐसे आ रहा है। तो इसको अगर हम यूज कर लें तो 0.1596 लिख सकते हैं। आंसर लगभग 0.16 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि 2 आइडेंटिकल रॉड्स है जिसको यूज करके क्रॉस बनाया जा रहा है ना। क्रॉस कुछ ऐसा देखना, एक रॉड ऐसे है, आइडेंटिकल रॉड से जी ध्यान देना, एक रॉड ऐसा है और दूसरा रॉड ऐसा है। और दोनों को यूज करके क्रॉस बनाया गया इस तरह से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको फाइंड करना है। सुनेगा, इस एक्सिस के अबाउट तुम लोग, हम ऐसे ब्लू से बना दे रहे, तुम लोग डॉटेड लाइन देना। क्वेश्चन में इस एक्सिस को डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, बात समझ में? अच्छा पर्पल है, कलर हैं? ब्लाइंड। हाँ तो है, ठीक।
तो इस एक्सिस के अबाउट तुमसे पूछ रहा है, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं कैसे बनाना है। देख लो, क्या करो कि इस रॉड का, जैसे ये जो रॉड है ना, ये जो दोनों रॉड है, इसका मास m दिया हुआ, लेंथ l दिया हुआ है। हम एक ऐसा एक्सिस लेंगे, जो ऐसे पास हो रहा होगा, ध्यान देना, ऐसा एक्सिस लेंगे। ये जो एक्सिस होगा ये दोनों रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होके गुजरेगा, यानी ये वाला जो रॉड है इसका भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये वाला जो रॉड है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा, और इस एक्सिस के अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। समझ पा रही क्या बोल रहे हैं प्रियांशी? तो ये जो पूरा सिस्टम है दोनों रॉड से बना हुआ जो क्रॉस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/12 प्लस ml²/12 ml²/6 हो गया। अब इस एक्सिस के अबाउट क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/6 हो गया, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, ऐसा ब्लू वाला एक और, यानी वही एक और एक्सिस ले लेते हैं, समझो बात को, ठीक है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक दूसरे को काट रहा है, और ये जो तीसरा एक्सिस है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको सपोज करो तुम कुछ भी आई लिख दो, सपोज करो, ठीक है। तो इसके अबाउट भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोग निकाले ml²/6, वो I + I यानी 2I होगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? तो बन जाएगा, यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा, I + I यानी 2I जो होगा वो ml²/6 होगा, तो I जो होगा ml²/12 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा हम लैंग्वेज बना के लिख दे रहे हैं सेम चीज़ को, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। पहले तुम लोग फोटो बना लो, तुम लोग समझ गए हो, हम बना दे रहे हैं, ठीक। कोई कुछ बोल रहा है क्या? फोटो बनाओ, हम बना दे रहे हैं। जो बोले वही लिख दे रहे हैं, ऐसा लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग कभी पढ़ो बाद में तो दिमाग में आ जाए कि क्या हुआ है।
नेक्स्ट ध्यान देना, हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है टॉर्क। ठीक है, टॉपिक का नाम है टॉर्क। इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको। इन जनरल, मतलब इन जनरल क्या, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। टी जैसा रहता है ऊपर, लेकिन टी का जो थोड़ा वेव जैसा लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ। आउ टाउ पढ़ता है। ओहो, अच्छा लिख लिए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। टॉर्क क्या है, बहुत ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं। किसी भी फोर्स का वो फॉर्म जो किसी भी चीज़ को घुमाने में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब फोर्स का वो रूप जो किसी चीज़ को घुमाने में यूज़ होता है। अच्छा, ज़्यादा अच्छी तरह से ये बोलें तो थोड़ा ध्यान से समझना कि कभी भी अकेला फोर्स किसी भी चीज़ को घुमा नहीं सकता है। हम समझाएंगे, अभी हम दिखा देंगे। अगर तुम किसी भी चीज़ पे केवल फोर्स लगा रहे हो तो केवल फोर्स लगाने पे ही कोई चीज़ घूम नहीं जाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं, इस चीज़ को करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखना, बहुत ध्यान से देखो। ये जो गेट है, हम बाहर से अगर इसको खोल रहे हैं, सपोज करो, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे यहाँ पे या यहाँ पे, हम फिलहाल ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ना। अच्छा, ये गेट जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है उसको हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। वो लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ से ये फिक्स्ड है वो लाइन है, इसी लाइन के अबाउट तो ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, समझना इन चीज़ों को। अगर हम फोर्स, देखना, देखो थोड़ा ध्यान देना कि अगर हम फोर्स, बहुत ध्यान से देखो, अगर हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, है ना। बहुत ध्यान से देखना, पहला फोर्स और दूसरा थोड़ा देखो जो एक्सिस है, एक्सिस से फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है, देखो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, थोड़ा देखना, दिख रहा है ये पॉइंट। फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है ना, उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, ये भी बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए। मतलब अगर हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये चीज़ घूम जा रहा है, लेकिन अगर हम यही फोर्स यहाँ पे लगाएं, मेरा हाथ दर्द कर जा रहा है, सही बात बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम लगाएं और उतना ही फोर्स लगाएं ना, तो थोड़ा हमको ज़्यादा मेहनत लग रहा है इसको घुमाने के लिए। यहाँ पे समझो बात को, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कम हो गया। अगर यही डिस्टेंस हम और कम कर दें, हम यहाँ कर दें, तो हम इसको घुमा भी नहीं सकेंगे, घुमा नहीं सक रहे हम, और फोर्स, हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन नहीं घूम रहा है, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, सही बात है ना। अच्छा, अब अगर हम यही डिस्टेंस, समझो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, मतलब वो पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सिस से डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम एकदम जीरो कर दें, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे कर दें, तो इम्पॉसिबल, हम घुमा ही नहीं पाएंगे, नहीं घूम पा रहा है। इससे पता चलेगा कितना अच्छा एक्टिंग। बात समझ रहा, अब यहाँ ध्यान दो। तो फोर्स के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है ना, उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। मतलब किसी भी चीज को घुमाने के लिए ये दोनों चीज बहुत मायने रखता है, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स जिस पॉइंट पे, उस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का एक्सिस से रोटेशन। अगर ये पॉइंट
का ये जो डिस्टेंस है अगर ये बदलेगा तो ऑब्जेक्ट को घुमाने में हमको थोड़ा सा तकलीफ होगा। हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से पहले समझो, ये दो चीज, कौन सा, पहला चीज फोर्स और दूसरा जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, ये दोनों आपस में मिलके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाता है जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। यानी फोर्स इस डिस्टेंस के साथ मिलके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाता है। असल में यही फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जिम्मेदार है, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अकेला फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हम एक्सिस के पास कितनों फोर्स लगा दें ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा, है ना। इन दोनों का सहयोग होना चाहिए। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी मिलके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाता है, इसी को टॉर्क कहते हैं। मेरे ख्याल से फिजिकली ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा थ्योरी पे हम काम करते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सिस कंसिडर, मतलब एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा जी, थोड़ा सा मतलब ध्यान का ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा सिंसियर रहना, चीज़ तब समझ में आएगा। ये एक्स वाई प्लेन है, इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है। जेड एक्सिस को हम फिलहाल नहीं बना रहे हैं। जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है। हम पूरा ऑब्जेक्ट का फोटो नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का फोटो बना रहे हैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगा दे रहे, समझना, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका एक्सिस से एक पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका, इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस से पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम आर नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। अच्छा, हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट है कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का फोटो हम नहीं बनाए, हम उस पॉइंट का फोटो बनाए जिस पे फोर्स हम लगाने वाले हैं। फोर्स हम ऐसे लगा दिए, मान लो ऐसे ठेल दिए, ठीक है। तो फोर्स हम कैसे लगा दिए, फोर्स हम ऐसे लगा दिए, ध्यान देना, ऐसे फोर्स लगा दिए, ठीक है। और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है वो लाइन कुछ ऐसा है, ध्यान दो, इस लाइन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। थोड़ा समझना, इस लाइन पे फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। मतलब फोर्स का रास्ता, जिस रास्ते पे फोर्स लगा, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक। अच्छा ध्यान देना, हम यहाँ पे एक छोटा सा काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, अपना ये एक्सिस है जी, थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, ये एक्सिस है। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स है अपना, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन मेरा ऐसे है, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे हैं, ध्यान दो। ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को P नाम दे रहे हैं, ओरिजिन को O नाम दे रहे हैं, और इस पॉइंट को सपोज करो हम M नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हमको यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर जो कि R है, एक है फोर्स वेक्टर। अगर हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जानने का जरूरत पड़ेगा तो हमको इन दोनों वेक्टर को पहले टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, है ना, हमको पता है ये बात। तो हम इस वेक्टर को आगे बढ़ा के हम इनके बीच का एंगल देख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। मान लो ये R वेक्टर को हम ऐसे आगे बढ़ा दिए, ऐसे R वेक्टर को आगे बढ़ा दिए, और इनके बीच का यही तो एंगल होगा इनके बीच का। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो समझो, इस ऑब्जेक्ट पे जिस पे फोर्स लगा F और इसका पोजीशन वेक्टर अगर R है, तो इस पे लगने वाले टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है R क्रॉस F। और ध्यान से सुनना, हम पूरा बात लिखवाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है और लगने वाला फोर्स F है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाता है, R क्रॉस F। बात समझ में आ रहा है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो R और F के
क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होता है। यानी आर इधर है, एफ इधर है, आर क्रॉस एफ करो तो इसका जो डायरेक्शन हुआ वो जिधर एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। बात समझ में आ रहा है? हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए टॉर्क को एक्सियल वेक्टर भी कहा जाता है। ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस की तरफ हो उसको एक्सियल वेक्टर भी कहा जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो हम पहले ये जो फोटो, पहले इस फोटो को बना लो बढ़िया से, ठीक। उसके बाद इस फोटो में क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा बढ़िया से बनाना, सावधानी से। अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, रुक जाओ, हम सारा बात हम लिख देते हैं, टाइम कम है, फिर तुम लोग को हम लिखने बोलेंगे। हाँ अच्छा ठीक, लिख रहे हैं। अच्छा फोटो बना लो, डिक्टेट कर लेते हैं। फोटो बनाओ ना, तब तक तुम लोगों को टाइम भी तो लगेगा फोटो बनाने में। हाँ इसमें बस आर को अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो फिर आर साइन थीटा है। उसके बारे में बात करेंगे आगे, पहले हम लोग ये सब कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, हमको रिजॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम यहीं से निकाल लेंगे। ठीक, हम आगे कर रहे हैं। पहले ये सब लिखते चलो, फटाफट ये सब लिखते चलो जी, जो हम बोले वही लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ बस टेल टू टेल मिलाने के लिखिए। चलो थोड़ा सा देख लो, फटाफट थोड़ा देख लो, जो अब लिखना बंद करो, थोड़ा देखो यहाँ पे। ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। लेकिन अगर हम टॉर्क का खाली मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हम आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं ना जी, है ना। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो, एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे इस ट्राइंगल को देखो, POM ट्राइंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है OP वो R है। अगर किसी भी ट्राइंगल में तुमको हाइपोटेन्यूस पता है, जैसे सपोज करो हाइपोटेन्यूस R है, ये वाला एंगल थीटा है, तुमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। बोलने में इतना टाइम तुम लोगों को लग जाता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला साइड। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो थीटा के सामने वाला साइड ये OM है ना, यही तो परपेंडिकुलर है। तो ये OM क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे आर साइन थीटा की जगह OM लिख सकते हैं। तो F इंटू OM हो गया। OM क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, OM है एक्सिस का
लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। एक्सिस इधर है ना जी, ऐसे था एक्सिस, देखो ये एक्सिस है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड में लिख देते हैं, समझना, फोर्स into perpendicular distance between line of action and the axis, ठीक है। perpendicular distance between line of action या लाइन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सेस। ये सबसे ज्यादा यूज इसका होगा, इस चीज का सबसे ज्यादा यूज होगा, ध्यान देना। ये जो फोर्स है, अगर हम फोर्स का एक कंपोनेंट निकालना चाहें, जो इसका पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स का कंपोनेंट निकालना चाहें इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, समझ गई, ठीक है। मतलब फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तो एफ कॉस थीटा होगा ना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, है ना। अच्छा, जो फोर्स इस डायरेक्शन में होता है ना, इसको हम लोग रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। ये रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। और इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर इन जनरल, है ना। तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ध्यान देना, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो। तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। अच्छा, हम ये वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं R इंटू एफ साइन थीटा, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया ना। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि टॉर्क का ये भी एक हो सकता है फॉर्मूला, मतलब क्या, R इंटू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ऐसे लिख सकते हैं ना, बस ये खाली लास्ट बात लिख लो। टॉर्क का फॉर्मूला याद हो गया सबको, R क्रॉस F, ये मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमेशा याद रखना, है ना। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, R क्रॉस F ही, F क्रॉस R नहीं, गलत हो जाएगा, R क्रॉस F होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में अगर हम पलट दें तो वेक्टर बदल जाता है, R क्रॉस F अलग हो जाएगा और F क्रॉस R अलग हो गया, दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, है ना। अच्छा, बताओ टॉर्क का SI यूनिट बताओ। वो सिंबल है, टाउ सिंबल है, SI यूनिट नहीं है। बोलो बोलो, हाँ, फॉर्मूला से हम यूनिट निकाल सकते हैं ना। टॉर्क के फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है, R जो कि डिस्टेंस है और F जो कि फोर्स है, तो इसका हम यूनिट लिख सकते हैं ना। इसका SI यूनिट, फोर्स का यूनिट लिखो न्यूटन और R डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो नोट करके कुछ कुछ पॉइंट लिख लो, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो, देना जी, तुम जो लिखी हो सो। पहला पॉइंट लिखना, हाँ, नोट्स करके पहला पॉइंट लिखो, द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। हाँ, देख लें, लिखे। दूसरा पॉइंट लिखना,
अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अंशिका बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एक और एल हो जाएगा, यानी ml²t-2, है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, हाँ एक्सियल। टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर दैट इज सिंबल दे देना, दैट इज its direction is always perpendicular to the plane containing R and F, दोनों के ऊपर वेक्टर R and F दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखना। Torque is an axial vector that is its direction is always perpendicular to the plane containing R and F in accordance with right hand thumb rule. Right hand thumb rule. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट नोट का नेक्स्ट पॉइंट कितना नंबर पॉइंट है जी? देखो फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि टॉर्क मिनिमम कब होता है, ठीक है, मिनिमम टॉर्क। बहुत ध्यान से देखना, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है हम उसको लिख सकते हैं ना RF साइन थीटा। अगर R, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, यहाँ पे हम अगर देखें तो एफ आर साइन थीटा लिखते थे, और R साइन थीटा क्या होता था? एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो कर दें तो टॉर्क जीरो हो जाता है, फोर्स चाहे कुछ भी हो। यही चीज़ ना यहाँ हो रहा था, ये क्या था, ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम फोर्स कितना ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन अगर इसको जीरो कर देंगे तो घुमा ही नहीं सकेंगे, टॉर्क ही जीरो हो गया, है ना। यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अब देखो, टॉर्क जीरो कब कब हो सकता है? मिनिमम टॉर्क यानी कि जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क कब कब हो सकता है समझना, टाउ विल बी जीरो कब कब होगा जी? जब व्हेन, अगर हम फोर्स ही नहीं लगाएं तो टॉर्क तो जीरो होबे करेगा, घुमा ही नहीं पाओगे किसी भी चीज़ को। दूसरा, अगर आर जीरो हो जाए तो भी जीरो। अच्छा, अगर साइन थीटा जीरो हो जाए तो भी जीरो, साइन थीटा जीरो तो भी जीरो, यानी साइन थीटा जीरो का मतलब क्या है? दैट इज थीटा जीरो या फिर 180 डिग्री। अगर थीटा जीरो हो जाएगा या 180 डिग्री होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, हम वो भी दिखा देंगे, है ना। और फिफ्थ में हम लोग लिख लेते हैं मैक्सिमम टॉर्क। अगर हम फोर्स और आर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो टॉर्क तब मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिफ्थ में हम लोग लिख रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क, मैक्स टॉर्क। When F and R will be constant, will kept constant, then force will be maximum if theta is equal to 90 degree।